जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का जो पहला चैप्टर है ये है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत हम शुरू में आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो के अंत तक ज़रूर आप बने रहिएगा। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट फिजिक्स के अच्छे जानकार हो सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर हिंदी माध्यम और पहला चैप्टर है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को विज्ञान के बारे में जानना होगा कि विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है और विज्ञान का अर्थ जो होता है यह वी और प्लस यानी धन ज्ञान होता है। तो वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब नॉलेज, आप समझते ही हैं। तो विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, यानी किसी भी विषय के बारे में अगर आपके पास विशेष ज्ञान है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास विज्ञान की जानकारी है। अब अगर हम देखें तो अब यही विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान को ही उर्दू भाषा में इल्म कहा जाता है और इल्म का मतलब भी ज्ञान ही होता है। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो विज्ञान की अंग्रेजी से होती है, विज्ञान की अंग्रेजी साइंस होती है। और मैं आपको बता दूं कि साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ है और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये तो विज्ञान की डिफिनीशन रही। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है इस विज्ञान के अंतर्गत, और एक चीज और हम आपको बता दें कि ये साइंटिया तो लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है साइरे। तो साइरे का मतलब भी जानना ही होता है। तो ये चीज आप याद रखे रहिए कि विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको उर्दू में इल्म कहते हैं, लैटिन भाषा में साइंटिया कहते हैं, ग्रीक भाषा में साइरे कहते हैं और इंग्लिश में साइंस कहते हैं। तो ये विज्ञान के संबंध में जानकारी रही। और आपको पता है कि विज्ञान के 3 भाग होते हैं, मुख्यतः विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। इन 3 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है भौतिक विज्ञान। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रसायन विज्ञान और फिर तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है जीव विज्ञान। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चले भौतिक विज्ञान क्या है। तो एक चीज़ हम आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहा करते हैं। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहा करते हैं। और हम आपको बता दें कि फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक यानी ग्रीस में बोले जाने वाला शब्द, और ग्रीस का मतलब यूनान होता है। तो यह यूनानी शब्द है, यूनान में बोला जाने वाला शब्द है फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर।
नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति। तो एक चीज हम आपको बता दें कि प्रारंभ में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस कहा जाता था। और यहाँ से भौतिक विज्ञान की आपको परिभाषा दी गई कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो ये भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन थी। चूंकि यहाँ पर हम लोगों को भौतिक विज्ञान के बारे में ही पढ़ना है। और इसके बाद इसमें जो सेकंड टर्म आता है वो आता है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। ये अगला जो टर्म है इसके अंतर्गत, चूंकि हम आज आपको जितनी जो बेसिक नॉलेज है सभी बेसिक नॉलेज हम आपको बता रहे हैं, और धीरे धीरे कोर्स आपका आगे बढ़ेगा। और जितने भी फिजिक्स क्लास 11th हिंदी माध्यम के वीडियो बनेंगे सभी वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आप इनको अच्छी तरह से तैयार करते चलेंगे। चलिए, भौतिकी का प्रयोजन, भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, उत्तेजना इसकी इंग्लिश होगी स्कोप एंड एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। और हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसलिए भौतिकी का प्रयोजन क्या है, भौतिकी का स्कोप क्या है, यह जानने के लिए भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। और उन दो वर्गों में सबसे पहला जो वर्ग आता है ये स्थूल कहलाता है, स्थूल यानी माइक्रोस्कोपिक, यह माइक्रोस्कोपिक कहलाता है, स्थूल कहलाता है। और इसके बाद दूसरा जो होता है यह सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक कहलाता है। तो चले आप बढ़िया से समझें। तो भौतिकी का प्रयोजन एवं उत्तेजना को समझने के लिए भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। और दो भागों में पहला भाग है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। अब स्थूल, स्थूल जिसको, ये स्थूल हिंदी शब्द है जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, सॉलिड यानी ठोस। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुएं। यानी अगर भौतिक विज्ञान का हमें अध्ययन करना होगा तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग तो वो जो हमें आंखों से दिखाई देती है और दूसरी भाग वो जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो जो हमें आंखों से दिखाई देती है वो स्थूल के अंतर्गत आता है, और हमें जो आंखों से दिखाई नहीं देती है वो सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग स्थूल यानी माइक्रोस्कोपिक, अच्छा माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, माइक्रोस्कोपिक। तो हम देखते हैं कि स्थूल क्या है। तो देखें, भौतिक विज्ञान के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत हम लोग पार्थिव, तो पार्थिव का मतलब निर्जीव भी होता है,
जैसे कहा जाता है कि फला प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, तो पार्थिव का मतलब निर्जीव होता है। या ये कहा जाता है कि यहाँ पर 101 पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके और मंत्र का जाप किया गया है, महामृत्युंजय जय मंत्र का जाप किया गया है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि पार्थिव का मतलब निर्जीव होता है। तो भौतिकी देखें, ये जो भौतिकी का स्थूल प्रभाव है, भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत हम लोग खगोलीय पार्थिव के साथ साथ खगोलीय स्तर पर घटने वाली घटनाएं। अब खगोलीय स्तर पर घटने वाली घटनाएं कौन कौन है? तो जैसे आसमान में सूर्य का स्थित होना, चंद्रमा का स्थित होना, पृथ्वी का स्थित होना, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, अन्य ग्रहों के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, ये सब जितनी भी घटनाएं हैं ये खगोलीय स्तर से संबंधित घटनाएं होती हैं। तो भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत हम पार्थिव एवं खगोलीय स्तर पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो स्थूल परिघटनाएं होती हैं, स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या चिर सम्मत यांत्रिकी, चिर सम्मत यांत्रिकी, चिर सम्मत यांत्रिकी, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो स्थूल भौतिकी के स्थूल प्रभाव का अध्ययन हम चिर सम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। और चिर सम्मत यांत्रिकी के प्रमुख 5 भाग है। इन 5 भागों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन 5 भागों में सबसे पहले आता है यांत्रिकी, इसके बाद आता है उष्मागतिकी, फिर आता है प्रकाशिकी, फिर दोलन तथा तरंगें, और इसके बाद आता है वैद्युत गतिकी। लेकिन सबसे पहले ये जो स्थूल प्रभाव था, स्थूल प्रभाव के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। यानी भौतिक विज्ञान को जैसा कि अभी हमने बताया कि 2 भागों में बांटा गया है। एक स्थूल होता है जिसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, और दूसरा सूक्ष्म होता है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो अब हम जरा सूक्ष्म घटनाओं के बारे में समझ लें कि सूक्ष्म घटनाएं यानी माइक्रोस्कोपिक क्या है। तो ध्यान से समझें, भौतिकी के सूक्ष्म, ये जो भौतिकी का सूक्ष्म भाग है, इसके अंतर्गत परमाणविक, आणविक एवं नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं। ये जो स्थूल प्रभाव है, स्थूल प्रभाव का अध्ययन हम चिर सम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं, जबकि सूक्ष्म का अध्ययन हम लोग क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी के यानी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो अब जो है ये चीज भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, ये दोनों में आप अंतर अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा कि स्थूल घटनाओं का अध्ययन हम चिर सम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं, जबकि सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन हम क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो
चिर सम्मत यांत्रिकी यानी भौतिकी के स्थूल प्रभाव का अध्ययन हम चिर सम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। और इस चिर सम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रमुख 5 भाग होते हैं। इन 5 भागों में सबसे पहला जो भाग होता है वो यांत्रिकी होता है, और इस यांत्रिकी का हमें अध्ययन करना है। तो यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स यानी चिर सम्मत यांत्रिकी का जो पहला पार्ट होता है वो यांत्रिकी होता है। और यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग द्रव्य के नियमों का अध्ययन करते हैं। और आपको पता है कि द्रव्य के अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों आते हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। और इनके लिए न्यूटन के गति विषयक नियम एवं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कार्य करते हैं। और हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत यानी यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग रॉकेट नोदक, पिंडों की साम्यावस्था एवं उनके गतियों का भी अध्ययन करते हैं। और इसी शाखा के अंतर्गत यानी यांत्रिकी के ही अंतर्गत हम लोग द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, शक्ति, जड़त्व, आघूर्ण इत्यादि भौतिक राशियों के अभिधारणा का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स यानी चिर सम्मत यांत्रिकी का पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरा पार्ट ऊष्मागतिकी है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट ऊष्मागतिकी है। और ऊष्मागतिकी अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मा का गमन करना, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना। तो देखें ऊष्मागतिकी के अंतर्गत निकाय माने वस्तु, निकाय के उसमें संतुलन का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ ऊष्मा प्रवाह की दिशा यानी ऊष्मा किधर से किधर के तरफ गति कर रही है। तो आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप के तरफ गति करती है, इनका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण और फिर ऊष्मा स्थानांतरण के कारण निकाय के आंतरिक ऊर्जा, ताप, एंट्रोपी इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और हम आपको बता दें कि ऊष्मा इंजन के अंदर ही डीजल इंजन आता है, पेट्रोल इंजन आता है। तो इन सब की खोज भी ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ही हुई है। और हम आपको फिर बता दें कि प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर भी ऊष्मागतिकी के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग ऊष्मागतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बारे में विधिवत पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट में ऊष्मागतिकी के बारे में बताया और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जो बिगिनिंग स्टेज, ये जो बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही है इस समय, ये बेसिक चीज़ें अगर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिजिक्स के जो आगे के टफ डेरिवेशन या टफ प्रिंसिपल जो है उनको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।